तो ट्रेडिंग इन फ्यूचर मार्केट, ट्रेडर्स ट्रेडर्स जो रिस्क टेकर होते हैं ना, ट्रेडर्स रिस्क टेकर होते हैं डेरिवेटिव मार्केट में। वो दे टेक पोजीशन इन फ्यूचर मार्केट विदाउट एनी पोजीशन इन अंडरलाइंग कैश मार्केट। उनके पास कैश में कोई पोजीशन नहीं होती, ठीक है। वो केवल एक्सपेक्टेशन के ऊपर, कि उनका एक्सपेक्टेशन ये है कि प्रोबेबिलिटी ये है कि मार्केट ऊपर या नीचे कोई भी डायरेक्शन में जा सकता है। तो ट्रेडर पोजीशन लेते हैं आइदर नेकेड और स्प्रेड पोजीशन, ठीक है। ट्रेडर अगर नेकेड पोजीशन, लॉन्ग पोजीशन लेते हैं और उनको लगता है ही एक्सपेक्ट द मार्केट टू राइज, तो ठीक है। अगर मार्केट राइज होता है, ठीक है, तो उनको बड़ा प्रॉफिट होता है, ठीक है। ट्रेडर्स को लगता है कि प्राइस नीचे जा सकता है तो वो शॉर्ट पोजीशन लेते हैं, ठीक है। दोनों में उनको प्रॉफिट अच्छा होता है, लेकिन ये कोई नहीं बताता कि लॉस भी बहुत बड़ा होता है, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल है 1 मंथ सेंसेक्स फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, ट्रेड हो रहा है 61,000 में। ट्रेडर को लग रहा है कि 1 मंथ की मैच्योरिटी में, 1 मंथ की एक्सपायरी में है ना, 1 मंथ में, ठीक है, एक्सपेक्ट द स्पॉट इंडेक्स वुड सेटल अ लेवल हायर देन दिस, यानी इससे ऊपर सेट होगा, 61,000 से ऊपर ही क्लोज होगा। तो वो क्या करेंगे, इफ हिज एक्सपेक्टेशन कम ट्रू, सही होता है और मैच्योरिटी सेटल होता है 61,000 के ऊपर, तो वो पैसे बनाएंगे। तो कैसे पैसे बनेंगे, 61,000 और उसके ऊपर जितने भी ऊपर क्लोज हो उसका जो डिफरेंस प्राइस है उतना उनका प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो ट्रेडर क्या करेंगे, मे टेक लॉन्ग इन सिंगल स्टॉक फ्यूचर, जब उनको लगता है कि स्टॉक प्राइस राइज होगा तो दे में टेक लॉन्ग पोजीशन इन दिस फ्यूचर, और उनको लगता है कि स्टॉक का प्राइस डाउन होगा तो वो उसमें शॉर्ट पोजीशन भी लेते हैं, ठीक है। इफ द मार्केट और स्टॉक मूव इन द एक्सपेक्टेड, यानी कि उनके एक्सपेक्टेड डायरेक्शन में गया तो प्रॉफिट होगा, नहीं तो लॉस होगा, ठीक है। ये ट्रेडर का काम है, ठीक है। ट्रेडिंग इन फ्यूचर ऐसी ही होती है, ठीक है। इसमें कोई कुछ नहीं एक्सपेक्टेशन है, मार्केट ऊपर गया बहुत बड़े पैसे बनते हैं फ्यूचर में और बहुत बड़ा लॉस होता है, ठीक है। नेकेड पोजीशन इज लॉन्ग और शॉर्ट एनी ऑफ द फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन स्प्रेड किसको बोलते हैं, टू अपोजिट पोजीशन, 1 लेग लॉन्ग 1 लेग शॉर्ट, ठीक है, आइदर इन टू कॉन्ट्रैक्ट विद द सेम मैच्योरिटी और डिफरेंट प्रोडक्ट, ठीक है, और टू कॉन्ट्रैक्ट विद डिफरेंट मैच्योरिटी और सेम प्रोडक्ट, ठीक है। तो पहला देखिएगा ना, याद रखिएगा। तो टू कॉन्ट्रैक्ट सेम मैच्योरिटी डिफरेंट प्रोडक्ट, टू कॉन्ट्रैक्ट सेम मैच्योरिटी डिफरेंट प्रोडक्ट, इसको क्या कहते हैं, इंटर कमोडिटी, ठीक है। और टू कॉन्ट्रैक्ट विद डिफरेंट मैच्योरिटी सेम प्रोडक्ट, उसको बोलते हैं कैलेंडर स्प्रेड या टाइम स्प्रेड या हॉरिजॉन्टल स्प्रेड। ये क्वेश्चन आता है, इसको थोड़ा बॉक्स बना दिया हूं, इसको देखिएगा, ठीक है। इंटर कमोडिटीज मीन्स डिफरेंट प्रोडक्ट, मीन्स एक प्रोडक्ट आपका गोल्ड हो गया तो एक सिल्वर हो गया, ठीक है, गोल्ड सिल्वर। एक हो गया प्रोडक्ट, आपने निफ्टी ले लिया, एनएससी लिया, एक जगह बीएससी ले लिया, यानी सेंसेक्स ले लिया, तो डिफरेंट प्रोडक्ट, तो इसको बोलेंगे इंटर कमोडिटी, ठीक है। एक्सचेंज नीड टू प्रोवाइड द रिक्वायर इनपुट टू ट्रेडिंग सिस्टम फॉर रिकॉग्नाइज एनी काइंड ऑफ स्प्रेड। स्प्रेड अगर आप बना रहे हो तो एक्सचेंज को समझ में आना चाहिए, ठीक है। ओनली कैलेंडर स्प्रेड आर अवेलेबल फॉर ट्रेडिंग इन इक्विटी डेरिवेटिव सेगमेंट। इक्विटी डेरिवेटिव में केवल कैलेंडर स्प्रेड अवेलेबल है। इंटर कमोडिटीज अवेलेबल है, कमोडिटीज लाइक गोल्ड, सिल्वर, सोयाबीन मील, सोयाबीन ऑयल्स और कोई भी कमोडिटी। तो जैसे नाम से दिख रहा है कि इंटर कमोडिटीज है, तो केवल कमोडिटीज में ही ट्रेड होगा, जो भी स्प्रेड बनेगा कमोडिटीज के बीच बनेगा। इक्विटीज, इक्विटी डेरिवेटिव में कैलेंडर स्प्रेड ओनली, ठीक है। कैलेंडर स्प्रेड पोजीशन ऑलवेज कंप्यूट विद रिस्पेक्ट टू नियर मंथ सीरीज, ठीक है। अगर
मिस्टर ए है, उन्होंने 3 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट किए 1 मंथ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के, 2 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग किए 2 मंथ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के, और 3 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग किए 3 मंथ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के। तो 2 कैलेंडर स्प्रेड बनेगा फर्स्ट एंड सेकेंड मंथ में, ठीक है, क्योंकि 2 लॉन्ग है। और 1 कैलेंडर स्प्रेड बनेगा फर्स्ट एंड थर्ड मंथ के, ठीक है। जो फर्स्ट मंथ के 3 शॉर्ट्स हैं, 2 नेक्स्ट मंथ में एडजस्ट हो गए, और जो 1 रिमेनिंग रहा वो थर्ड मंथ वाले में एडजस्ट हो गया। बाकी के जो 2 रिमेनिंग कॉन्ट्रैक्ट हैं थर्ड 3 मंथ्स कॉन्ट्रैक्ट के, वो नेकेड ट्रीट किए जाएंगे, ठीक है। यहां पे कोई डाउट्स, एनी डाउट्स? क्वेश्चन आएगा, यहीं से क्वेश्चन आएगा, देख लीजिएगा। ये सब क्वेश्चन थोड़े ट्रिकी होते हैं लेकिन इजी होते हैं। रिपीट और करो एक बार। हाँ, जैसे मिस्टर ए है, आप मिस्टर ए हो, आपने किसी भी अंडरलाइंग असेट में 1 मंथ, यानी कि अगर अभी चल रहा है अगस्त, तो अगस्त मंथ के 3 कॉन्ट्रैक्ट आपने शॉर्ट किए, ठीक है। सितंबर के 2 कॉन्ट्रैक्ट आपने लॉन्ग किए, ठीक है। अक्टूबर मंथ के 3 कॉन्ट्रैक्ट आपने लॉन्ग किए। तो ये शॉर्ट 3 शॉर्ट है, तो इसके जो 2 शॉर्ट्स हैं वो कंबाइन हो जाएंगे सितंबर से, और जो एक रिमेनिंग 1 शॉर्ट है वो कंबाइन हो जाएगा अक्टूबर मंथ के लॉन्ग पोजीशन से। तो ये स्प्रेड हो जाएगा, और जो रिमेनिंग 2 लॉन्ग्स बचेंगे वो नेकेड होंगे। और अगस्त मंथ अगर खत्म होता है तो ये 3 लॉन्ग मंथ के जो एक्सपायरी है वो खत्म हो जाएगी, तो ये जो रिमेनिंग पोजीशन है वो नेकेड पोजीशन हो जाएगा। अगर नियर मंथ कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होता है तो जो नेक्स्ट मंथ का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो नेकेड हो जाएगा। क्लियर? यस सर, यस सर। आप सभी को क्लियर? यहां से क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन आएगा, बहुत इजी है। फर्स्ट मंथ, जैसे मैंने क्या किया, मैंने अगस्त के 3 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट किए, 2 कॉन्ट्रैक्ट सितंबर के बाय किए, फिर 3 कॉन्ट्रैक्ट अक्टूबर के बाय किए। तो जो शॉर्ट है, जो 3 शॉर्ट पोजीशन थी वो सितंबर से मैच हो गया, एक जो शॉर्ट पोजीशन बना वो अक्टूबर के कॉन्ट्रैक्ट से मैच हो गया, जो रिमेनिंग 2 बचा वो नेकेड हो गया। अब मैंने अगस्त को शॉर्ट किया, अगस्त महीना मंथ में एक्सपायरी हो गया, तो जो बाकी के जो कॉन्ट्रैक्ट हैं वो नेकेड हो जाते, ठीक है। इसको समझिएगा, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट नहीं है, हम लोग पहली बार हो सकता है स्टडी कर रहे होंगे इसलिए। कैलेंडर का क्या मतलब होता है? केवल मंथ चेंज होता है, ठीक है। अगस्त का सितंबर के एक्सपायरी से मिला के बाय, अगस्त को में बाय किए, सितंबर में सेल कर दिए, तो एक कैलेंडर स्प्रेड बना, ठीक है। अगस्त में एक बाय की, एक सेल किए, और सितंबर में एक बाय कर दिए, तो एक बन गया। तो अपोजिट पोजीशन होनी चाहिए बाय और सेल। सभी में बाय 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 है, या सभी में सेल 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 है, या सभी में लॉन्ग है सभी में शॉर्ट है, तो वो कैलेंडर स्प्रेड नहीं, ठीक है। आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी क्या होता है कि साइमल्टेनियसली परचेस और सेल ऑफ असेट और रेप्लिकेट असेट इन मार्केट इन अटेम्प्ट टू प्रॉफिट फ्रॉम डिस्क्रिपेंसी इन देयर प्राइस। तो प्राइस में चेंजेस, ठीक है, प्राइस में जो मिसमैच है, मिस प्राइसिंग है, उसका फायदा उठाने के लिए अपन क्या करते हैं, साइमल्टेनियसली बाय करते हैं और सेल करते हैं, ठीक है। Arbitrage involve activity of one or several instrument asset in one or different market. Important point to understand, efficient market, ये क्वेश्चन आता है, अगर मार्केट बहुत इफिशियंट है तो आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी, आपको कभी नहीं मिलेगी, या मिलेगी भी तो कुछ सेकंड के लिए, कुछ मिनट के लिए, ठीक है। कभी अपन न्यूज बहुत ही रेयरली सुनते हैं साल 2 साल में कि प्राइस में मिसमैच दिख रहा था, ठीक है, वो भी टेक्निकल ग्लिच के कारण, लेकिन ऐसे नहीं दिखेगा आपको, ठीक है। तो आर्बिट्राज जो है वो फ्यूचर मार्केट में कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के होते हैं,
कैश एंड कैरी, रिवर्स कैश एंड कैरी और इंटर एक्सचेंज। ठीक है, तो कैश एंड कैरी क्या है? कैश एंड कैरी आर्बिट्राज में क्या है? लॉन्ग पोजीशन इन कैश और शॉर्ट पोजीशन इन फ्यूचर। रिवर्स कैश एंड कैरी में शॉर्ट पोजीशन इन कैश और लॉन्ग पोजीशन इन फ्यूचर। ये क्वेश्चन आएगा यहां में, इसको अच्छे से देखिएगा, यहां पे आप कंफ्यूज हो सकते हैं। कैश एंड कैरी में लॉन्ग इन कैश, शॉर्ट इन फ्यूचर। रिवर्स कैश एंड कैरी में शॉर्ट इन कैश, लॉन्ग इन फ्यूचर। ठीक है, इंटर एक्सचेंज में कि दो एक्सचेंज के बीच में या दो मार्केट के बीच में अपन ने कर लिया। ठीक है, पेयर प्राइस क्या होता है? स्पॉट प्राइस। पेयर फ्यूचर प्राइस का फॉर्मूला अपन ने लास्ट क्लास में भी देखा था कि फेयर फ्यूचर प्राइस इक्वल टू स्पॉट प्राइस प्लस कैश एंड कैरी, या फिर होल्डिंग चार्ज या वेयर हाउस चार्ज या इंश्योरेंस कॉस्ट। ठीक है, अगर कमोडिटीज की बात करें। ऑल क्लियर यहां तक? ये इसका फॉर्मूला है। ठीक है, ये भी एक फॉर्मूला है, आता है कभी कभार, बहुत इजी है, बन जाता है। If future price is higher than fair theoretical price, there would exist a profitable risk-free cash and carry arbitrage. If future price is lower than fair future price, तो वहां पे रिवर्स कैश एंड कैरी चार्ज लगेगा। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा यहां तक। नेक्स्ट होता है इंटर मार्केट, कि कोई प्रोडक्ट एनएससी में दिख रहा है 101, बीएससी में दिख रहा है 100 का। ठीक है, तो बीएससी में बाय करेंगे और एनएससी में सेल कर देंगे। ठीक है, ट्रेडर कैन बाय एट एनएससी बीएससी एंड सेल एट एनएससी। तो ये इंटर मार्केट आर्बिट्राज। ठीक है, और ये तब तक करते रहेंगे अपन जब तक दोनों के प्राइस का डिफरेंस जीरो नहीं हो जाता या इक्वल नहीं हो जाता, कि 100 यहां है तो 100 यहां भी हो जाए, या 101 दोनों जगह हो जाए। ठीक है, इन सब इंटर मार्केट में अपन कॉस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन और अदर कॉस्ट को इंक्लूड नहीं करते हैं। तो अपने को लगता है 1 रुपए में क्या प्रॉफिट होगा, लेकिन जो बड़े प्लेयर्स होते हैं ना, वो उनके लिए 1 रुपीज भी बहुत है। किसी के पास 100 करोड़ रुपए है और उनको 1 रुपए भी मिला, तो 100 करोड़ में एक एक 1% होता है 1 करोड़। और उन लोगों को अगर ट्रांजेक्शन कॉस्ट या अदर टैक्स ना पटाना पड़े तो बहुत बड़ा अमाउंट होता है। ठीक है, एनी क्वेश्चन स्टिल हियर? कोई भी क्वेश्चन हो, आस्क मी, वरना क्लास थोड़ी सी बोरिंग लगेगी, क्योंकि आप क्वेश्चन पूछेंगे नहीं। ठीक है, मैं भी पढ़ाते रहूंगा ना, तो मेरे को लगेगा कि केवल आप लोग Sir, सुन I रहे हैं। have a doubt, sir. यस यस। In previous page, two contract with the same maturity and different products. That एक बार tell me. हाँ, मीन्स उसमें अपन कमोडिटीज में यूज करते हैं। मीन्स कमोडिटीज गोल्ड एंड सिल्वर, ठीक है। टू डिफरेंट कमोडिटीज। ओके, वेट अ मिनट। टू कॉन्ट्रैक्ट, सेम मैच्योरिटी, गोल्ड और सिल्वर का एक्सपायरी है अगस्त का, बोथ आर डिफरेंट प्रोडक्ट। ओके, तो आई बाय गोल्ड एंड सेल सिल्वर, और आई बाय द सिल्वर और सेल gold. It's a inter-commodity spread. Okay. Inter-commodity spread is not available in equity derivative. Only calendar spread is available. Calendar spread means two contracts with different maturity but same product. Any doubt? I think that's clear, maybe. Yes, clear, sir. Okay. Lot of time they ask about inter-commodities, they ask about calendar spread, they ask about
कैश एंड कैरी, रिवर्स कैश एंड कैरी, इंटर exchange arbitrage, what is cost and carry. Okay, so many times this type of question they ask. Okay, very very important. They ask about intermarket arbitrage. Okay, so chapter 3 is completed here. Okay, चलिए अब चैप्टर 4 स्टार्ट करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। इंट्रोडक्शन टू ऑप्शन। ऑप्शन क्या होता है? कॉन्सेप्ट ऑफ ऑप्शन, पे ऑफ इन द केस ऑफ ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट, डिफरेंस बिटवीन फ्यूचर एंड ऑप्शन, फंडामेंटल रिलेटिंग टू ऑप्शन प्राइसिंग, व्हाट इज ऑप्शन ग्रीक और व्हाट इज आईवी। ठीक है, और एनालिसिस ऑफ ऑप्शन फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ ऑप्शन बायर एंड सेलर। ओके, तो लास्ट अपन चैप्टर 3 में अपन ने देखा कि फॉरवर्ड एंड फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट क्या हो। तो व्हाट इज ऑप्शन? ऑप्शन is a contract that gives the holder of the option the right. Right means अधिकार. Okay, right. Okay, we as a option buyer we buy the right. ठीक है, अपन को एज अ होल्डर ऑप्शन बायर वी बाय द राइट बट नॉट द ऑब्लिगेशन। ओके, टू बाय और सेल द अंडरलाइंग असेट ऑन और बिफोर अ स्टेटेड डेट एट प्री डिटरमाइंड प्राइस। ओके, इसे कहते हैं ऑप्शन। ठीक है, आपको राइट बाय करना है तो आपको प्रीमियम पेड करना पड़ता है। प्राइस जो पेड करते हैं ना, अपन सोचते हैं कि अपन ने ऑप्शन बाय किया, नहीं, ऑप्शन का वो प्रीमियम को अपन बाय कर। ठीक है, अगर हम चाहते हैं लॉन्ग पोजीशन लेना, द पार्टी टेकिंग अ लॉन्ग पोजीशन मीन्स बाइंग द ऑप्शन इज कॉल्ड बायर और होल्डर ऑफ द ऑप्शन। ठीक है, पार्टी टेकिंग अ शॉर्ट पोजीशन सेलिंग द ऑप्शन इज कॉल्ड सेलर और राइटर। बायर और होल्डर एक चीज सेम थिंग है और सेलर और राइटर सेम थिंग है। ठीक है, द ऑप्शन बायर मस्ट पे द प्रीमियम टू ऑप्शन सेलर। तो अपन ऑप्शन एज अ ऑप्शन जब एज अ ऑप्शन बायर जब अपन कुछ बाय करते हैं तो किससे बाय करते हैं? सेलर से। तो बायर प्रीमियम पेड करते हैं और सेलर प्रीमियम रिसीव करते हैं। ठीक है, जब भी अपन ऑप्शन बाय करते हैं तो ऑप्शन सेलर से बाय करते हैं। ठीक है, और हम प्रीमियम को बाय करते हैं यानी कि रिसीव करते हैं। ठीक है, जो प्रीमियम को अपन एज अ ऑप्शन बायर अपन प्रीमियम के लिए पेड करते हैं। ठीक है, कि हमने ऑप्शन सेलर को इतनी प्रीमियम यानी कि मान लीजिए 70-80 रुपीज अपन ने दिया एट द टाइम ऑफ बाइंग। ठीक है, ओके, एनी डाउट, No, एनी sir. It's क्वेश्चन? all clear, sir. ओके, Option, sir, 1 minute, sir. ओके, Option buyer is holder of an option. Option यस, seller is the राइटर। writer of an option. ओके, राइटर एंड सेलर इज सेम थिंग, बायर एंड होल्डर इज सेम थिंग। Yeah, yeah, yes. कई बार ये आता है क्वेश्चन कि होल्डर क्या है, तो वहां पे अपने को कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, होल्डर एंड बायर इज सेम थिंग। जो बायर्स होते हैं ना, ऑप्शन बायर एंड होल्डर हैज द राइट बट नो ऑब्लिगेशन विद रिगार्ड टू बाइंग और सेलिंग द अंडरलाइन। तो ऑप्शन बायर के पास राइट जरूर होता है लेकिन ऑब्लिगेशन नहीं होता कि आपको अंडरलाइंग असेट्स को बाय करना है कि नहीं करना है। बट ऑप्शन राइटर्स के पास ऑब्लिगेशन होता है, हैज द ऑब्लिगेशन इन कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो ऑप्शन बायर विल एक्सरसाइज हिज ऑप्शन ओनली व्हेन द सिचुएशन इज फेवरेबल टू हिम। ऑप्शन बायर अपनी पोजीशन को कब एक्सरसाइज कर? जब लग रहा है कि उसको बहुत बड़ा प्रॉफिट हुआ है, इन द मनी है, ठीक है, डीप इन द मनी है, तब वो अपनी पोजीशन को एक्सरसाइज करते हैं। अगर ऑप्शन बायर आउट ऑफ द मनी है या उनकी प्रीमियम जीरो हो चुकी है तो उसको मैक्सिमम लोग एक्सरसाइज नहीं करते हैं। ठीक है, अदर हैंड ऑप्शन राइटर लीगली बाउंड टू ऑनर द कॉन्ट्रैक्ट whenever the buyer decide to exercise his option। ठीक है,
जब बायर डिसाइड करते हैं कि उन्हें एक्सरसाइज करना है, तब ऑप्शन राइटर लीगली बाउंड है कि उनको ऑनर करना पड़ेगा। ठीक है, तो ऑप्शन टू कैटेगरीज के होते हैं। पहला होता है कॉल एंड सेकंड इज पुट। ओके, ऑप्शन विच गिव द बायर होल्डर राइट टू बाय द अंडरलाइंग असेट, जिनको राइट है बाय द अंडरलाइंग असेट, कॉल कॉल ऑप्शन। ऑप्शन विच विच गिव द बायर एंड होल्डर अ राइट टू सेल द अंडरलाइंग असेट, कॉल अ पुट ऑप्शन। एनी डाउट? Right to buy the underlying asset, call option. Right to sell the underlying asset, put option. Okay, ऑप्शन की टर्मिनोलॉजी क्या होती है फिर देखते हैं थोड़ा बहुत। देखिए ये जो एक वन पेज है ना स्टार्टिंग का, ये इतना जो मैंने बताया आपको, ये बॉक्स, यहीं से 3-4 क्वेश्चन यहीं से आ जाएंगे, कंफ्यूजिंग ले थोड़े से लॉजिकल। देयर आर सेवरल टर्म यूज्ड इन ऑप्शन मार्केट। पहला होता है इंस्ट्रूमेंट टाइप। इंस्ट्रूमेंट टाइप क्या होता है? ऑप्शन इंडेक्स होता है। अंडरलाइंग असेट्स, मान लीजिए यहाँ पे निफ्टी लिया गया तो निफ्टी 50। एक्सपायरी डेट, जो मान लीजिए वीकली है तो वीकली, मंथली है तो मंथली एक्सपायरी, जो भी लास्ट डेट है थर्सडे। ऑप्शन टाइप कॉल यूरोपियन, अपन अपनी कंट्री में यूरोपियन कॉल को, यूरोपियन ऑप्शन को प्रिफर करते हैं, नॉट अमेरिकन। यूरोपियन का मतलब क्या होता है? कॉल यूरोपियन का कि हम अपनी पोजीशन को केवल एक्सपायरी वाले दिन एक्सरसाइज कर सकते हैं। लेकिन अमेरिकन ऑप्शन में क्या होता है? आप अपनी पोजीशन को कभी भी एक्सरसाइज कर सकते हो। स्ट्राइक प्राइस मींस कौन सा प्राइस रेंज आपने सेलेक्ट किया है। ओपन प्राइस मींस उस स्ट्राइक प्राइस का जो ऑप्शन का प्राइस है वो ओपन कितने में हुआ, हाई कितना गया, लो कितना गया, क्लोज कितने में हुआ। ट्रेडेड वॉल्यूम, वॉल्यूम में ट्रेड कितना हुआ उस कॉल ऑप्शन में। ओपन इंटरेस्ट कितना था, अंडरलाइंग वैल्यू कितनी थी। अंडरलाइंग वैल्यू मींस निफ्टी का स्पॉट प्राइस। ओके, सेम निफ्टी पुट में इंस्ट्रूमेंट टाइप ऑप्शन इंडेक्स, एक्सपायरी सेम है, ऑप्शन टाइप हो गया पुट। स्ट्राइक प्राइस मान लीजिए 18,400 आपने सेलेक्ट किया तो ओपन, हाई, लो, क्लोज। ट्रेडेड वॉल्यूम, ओपन इंटरेस्ट, अंडरलाइंग वैल्यू, ठीक है सेम है। अब व्हाट इज इंडेक्स ऑप्शन? इंडेक्स ऑप्शन क्या होता है? सर एक मिनट सर। यस यस, Sir, call European can exercise only on expiry. एक्सपायरी, यस। There is no full time limit, sir. I mean, हाँ, कॉल यूरोपियन नहीं, यूरोपियन ऑप्शन okay. Yeah, ओनली एक्सरसाइज ऑन एक्सपायरी डे। ठीक है। अमेरिकन ऑप्शन एक्सरसाइज एज अ अमेरिकन ऑप्शन यू कैन एक्सरसाइज योर Anytime. कॉन्ट्रैक्ट एनी टाइम, Okay, sir. एनी डे। Okay. ओके, अपन इसको डिटेल में थोड़ा सा आगे ये थोड़ा सा डिटेल में बताया गया है इसके बारे में। यहां से क्वेश्चन आते हैं, इसको याद रखिएगा। यूरोपियन और अमेरिकन ऑप्शन से क्वेश्चंस आते हैं, वहां पे कंफ्यूज मत होइएगा। यूरोपियन मींस एक्सपायरी डेट में एक्सरसाइज करना है, अमेरिकन मींस एनी डे। ठीक है, इंडेक्स ऑफ, यस, एनी क्वेश्चंस? Sir, I have one question, but it's regarding arbitrage actually. ओके Last may I will shall I ask? I'll ask. ओके, Yes. इंडेक्स ऑप्शन मींस दिस ऑप्शन हैव अ स्टॉक इंडेक्स एज अ अंडरलाइंग असेट्स। इंडेक्स ऑप्शन में आते हैं निफ्टी, सेंसेक्स, निफ्टी आईटी, मिड कैप। स्टॉक ऑप्शन, दिस ऑप्शन हैव इंडिविजुअल स्टॉक एज अ अंडरलाइंग असेट्स। ओके, लाइक ओएनजीसी, एनटीपीसी, रिलायंस, दे आर स्टॉक ऑप्शन। Buyer of option, the buyer of option is one who has the right but not a obligation। ठीक है, for owning this right means इस राइट को खरीदने के लिए उन्होंने क्या किया, ही पे अ प्राइस कॉल ऑप्शन प्रीमियम। ऑप्शन बायर क्या करते हैं? ऑप्शन प्रीमियम खरीदते हैं, पे करते हैं उसके लिए। सेलर क्या करते हैं?
वो प्रीमियम रिसीव करते हैं, ठीक है, और किससे खरीदते हैं? सेलर से। मार्केट से नहीं खरीदते अपन, सेलर से। He has the right to buy the underlying asset in case of call option and right to sell the underlying asset in case of put option. Okay. Any doubt? Buyer of option means call buyer, put buyer. Okay. Right to buy underlying asset in call and right to sell the underlying asset in put. कुछ समय इसमें भी क्वेश्चंस आते हैं। फिर राइटर्स क्या होते हैं? द राइटर ऑफ ऑप्शन हु रिसीव द ऑप्शन प्रीमियम, जो ऑप्शन प्रीमियम रिसीव करते हैं, ठीक है। ऑब्लिक टू सेल और बाय द असेट इफ बायर ऑफ ऑप्शन एक्सरसाइज हिज राइट, ठीक है। और ये कब ऑब्लिगेशन इनके पास आएगा? जब बायर एक्सरसाइज करेगा अपनी राइट, ठीक है। ही हैज अ सेल ऑब्लिगेशन इन केस ऑफ कॉल ऑप्शन। राइटर के पास जब जस्ट अपोजिट होता है, सेल ऑब्लिगेशन होता है कॉल ऑप्शन में और बाय ऑब्लिगेशन होता है पुट ऑप्शन में। ओके, व्हाट इज अमेरिकन ऑप्शन? The owner of American option can exercise his right at any time or before the expiry date of the contract. अमेरिकन ऑप्शन एक्सपायरी डेट में भी कर सकते हैं, उससे पहले भी अपनी जो पोजीशन है उसको एक्सरसाइज कर सकते हैं। लेकिन यूरोपियन ऑप्शन में अपनी राइट को आप केवल एक्सपायरी वाले डेट में एक्सरसाइज कर सकते हैं। इन इंडिया, हमारे देश में जो इंडेक्स और स्टॉक ऑप्शन है वो यूरोपियन स्टाइल ऑप्शन है। ओके, एनी क्वेश्चंस? Sir, वो just this thing exercise that option can exercise his right at any time. He can square off or like स्क्वायर ऑफ नहीं, मींस आपको बाय करना है अंडरलाइंग असेट्स okay. या सेल करना है। अगर आप ऐसा कॉल बायर सोचेंगे तो आपको बाय द असेट करना है, तो आपने अपनी पोजीशन एक्सरसाइज की, तो सामने जो सेलर है उनको आपको डिलीवरी देनी पड़ेगी, ठीक है। he have to give a delivery of that particular underlying assets, okay, as a, but in European option only on expiry date you have to exercise। इसलिए आपने देखा होगा कि एक्सपायरी वाले डेट कॉल बायर्स को भी इनिशियल मार्जिन पेड करनी होती है, ठीक है। क्योंकि अगर आपने एक्सरसाइज किया, ठीक है, या आपका जो कॉल है वो इन द मनी चला गया, लोग आउट ऑफ द मनी खरीदते हैं लेकिन बाय डिफॉल्ट इन द मनी गया, और आपने तो एक्सरसाइज की लेकिन सामने वाला आपको डिलीवरी नहीं दे पाया या आप सामने वाले को डिलीवरी नहीं दे पाए प्रोडक्ट की। इसलिए आजकल आप अगर एक्सपायरी वाले डेट स्टॉक ऑप्शन को एक्सरसाइज करोगे तो आपको डिलीवरी लेनी पड़ेगी या तो देनी पड़ेगी, डिपेंड अपॉन आप कॉल लेते हो कि पुट लेते हो। लेकिन इंडेक्स में क्या होता है? इंडेक्स में एक्सरसाइज करोगे तो वो जो सेटलमेंट होगा वो कैश में होगा, लेकिन और इक्विटी में क्या होगा? आपको डिलीवरी देनी पड़ेगी, ठीक है, ये समझिएगा। एक्सरसाइज केवल एक्सपायरी वाले दिन कॉन्ट्रैक्ट की। ये जो बाय और सेल द असेट है ना, इफ ऑप्शन एक्सरसाइज हिज राइट, आपको सेल या बाय करना पड़ेगा असेट्स को, ठीक है। एनी डाउट? आई थिंक यहां तक तो क्लियर हो गया होगा। हाँ सर, या एक्चुअली क्या है कि सेबी के रूल के अनुसार, नहीं तो मैं इतने सारे एग्जाम्पल बताता आपको, लेटेस्ट डेटा देख के थोड़ा सा प्रॉब्लम वहां पे जाता है। लेकिन मैं ट्राई करूंगा अनरिकॉर्डेड क्लास में एक, कि आप लोगों को इतने डिटेल में समझाऊं और इतने क्रॉस क्वेश्चन आप लोगों के सॉल्व करूं या आप लोगों के डाउट सॉल्व करूं, ये मैं करूंगा आने वाली क्लासेस में। एक क्लास तो लूंगा मैं। हाँ सर, because that will be very useful हाँ actually, हाँ like हाँ हाँ real, I mean, understand, हाँ, easy understand it will be. इजिली अंडरस्टैंड। Yeah, लेकिन वो जब ये क्लास 10 यानी कि ये कोर्स हो जाएगा उसके बाद एक क्लास लूंगा। sure sir, okay.
ठीक है, लेकिन यहाँ पे आप समझिए थ्योरेटिकल क्या कहना चाहता है। ये सब क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ये चैप्टर 4 तो बहुत स्लो चलना पड़ रहा है मेरे को। फिर ऑप्शन प्रीमियम क्या होता है? इट इज द प्राइस विच ऑप्शन बायर पे टू द ऑप्शन सेलर। जैसे अपन ने ऊपर के एग्जांपल में देखा था कि कॉल ऑप्शन निफ्टी का है 124 और पुट ऑप्शन है 177। स्ट्राइक प्राइस 18,400 और एक्सपायरी है मई 25 और यहाँ पे कट कर दिया गया है। ठीक है, और ये एक सिंगल यूनिट का प्राइस है ना, सिंगल यूनिट का प्राइस है। अगर एक लॉट खरीदेंगे तो 75 का लॉट है तो 124 इंटू 75 करो तो आपको एक लॉट खरीदने में उतना पैसा देना पड़ेगा। ठीक है, एक लॉट खरीदने में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा लॉट्स के साथ। ये भी क्वेश्चन आते हैं ना, लॉट साइज दिया रहेगा, ऑप्शन की प्रीमियम दी रही और आपसे पूछा जाएगा एज अ ऑप्शन बायर आप रिसीव कितना, यानी कि आपको कितने प्रीमियम पेड करना है। फिर स्पॉट प्राइस मींस होता है कि आज निफ्टी जो है कैश मार्केट में कितने में चल रहा था। ठीक है, स्ट्राइक और एक्सरसाइज प्राइस क्या होता है? स्ट्राइक प्राइस इज द प्राइस पर शेयर फॉर विच द अंडरलाइंग सिक्योरिटी में बी परचेज बाय द कॉल ऑप्शन होल्डर। ठीक है, ओपन इंटरेस्ट open interest in the total number of option contract outstanding for a underlying asset. Okay, exercise of option यूरोपियन है तो केवल एक्सपायरी वाले डेट में ही आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। ठीक है, और ऑल दिस ऑप्शन आर एक्सरसाइज विद रिस्पेक्ट टू सेटलमेंट वैल्यू क्लोजिंग प्राइस ऑफ द स्टॉक ऑन द डे ऑफ एक्सरसाइज ऑफ ऑप्शन। ठीक है, ऑल क्लियर? ओके, असाइनमेंट ऑफ ऑप्शन एक होता है ओपन पोजीशन। ठीक है, अ ओपन ट्रांजेक्शन इज वन दैट ऐड और क्रिएट अ न्यू ट्रेडिंग पोजीशन। आइदर आप बाय करो या सेल करो, आपने एक न्यू पोजीशन क्रिएट की तो उसको बोलते हैं ओपन पोजीशन। ठीक है, ओपन पोजीशन लॉन्ग में क्या होगा कि आपने परचेस किया। ठीक है, लॉन्ग पोजीशन में इन अ गिवन सीरीज ऑफ ऑप्शन। ओपनिंग सेल मींस आपने एज अ सेलर शॉर्ट किया। ठीक है, क्लोजिंग मींस आपने जहां परचेस किया था वहां सेल कर दिया और जहां पे सेल किया था वहां वापस से परचेस कर लिया, यानी कि आपने पोजीशन अपनी कवर कर ली। ओके, ऑल क्लियर यहां तक? एनी डाउट? ओपन एंड क्लोज मींस आज मैंने अगर कॉल बाय किया तो स्क्वायर ऑफ कर लिया अपनी पोजीशन, स्क्वायरिंग ऑफ भी बोलते हैं क्लोजिंग पोजीशन को। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट साइज और लॉट साइज मींस लॉट साइज कितना है निफ्टी का? अभी 75। ठीक है, तो एक लॉट खरीदने के लिए ऐसा कॉल ऑप्शन मेरे को 6,000 पेड करना पड़ रहा है, पुट ऑप्शन के लिए 8,800, यानी कि जो एग्जाम्पल ऊपर है उसके अकॉर्डिंग। फिर ट्रेडिंग साइकिल कैसी है? 3 मंथ ट्रेडिंग साइकिल होती है एनएससी में। ठीक है, जो थर्सडे है लास्ट मंथ का उस पे वो क्लोज होता है। जैसे अगस्त हुआ नियर मंथ, मई हुआ अगस्त, सितंबर हुआ नेक्स्ट मंथ और अक्टूबर हुआ फार मंथ। ठीक है, इसमें ट्रेडिंग वीकली और मंथली भी अवेलेबल है। इंडेक्स ऑप्शन में आप 4 सीरियल वीकली साइकिल होते हैं। ठीक है, एक्सक्लूडिंग नियर मिड एंड फार मंथ 4 सीरियल वीकली होते हैं। ओके, जैसे आज आप ट्रेड करोगे, आज आपका ये फर्स्ट वीक हो गया अगस्त का, फिर सेकेंड वीक, थर्ड, फोर्थ वीक, यानी कि पूरे फोर्थ 4 महीने 4 कंटिन्यू वीक वो अवेलेबल होते हैं। इस वीक में अगर एक्सपायरी हो गई तो नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी ओपन हो जाती है। ठीक है, एक्सपायरी डेट क्या होता है? लास्ट थर्सडे। ठीक है, लास्ट थर्सडे, और बैंक निफ्टी का है लास्ट वेडनेसडे, यहां लिख रहा है। ठीक है, टिक साइज कितना होता है? 5 पैसा।
किसमें? स्टॉक एंड इंडेक्स फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में जैसा होता है वैसे ही इसमें भी 5 पैसे का मूवमेंट। अब क्वेश्चन देखिएगा कहां से है। टिक साइज फॉर ट्रेडिंग स्टॉक जो 250 रुपए से ट्रेडिंग बिलो 250 है, तो उसका टिक साइज है 0.01 पैसा, और 250 रुपए से ऊपर जो है वो होता है 0.05 पैसा। ठीक है, बीएससी में यूजुअल साइज होता है 0.05 पैसा, बट ट्रेडिंग जो स्टॉक होते हैं जिसका 100 रुपए से प्राइस नीचे है उसमें 1 पैसा होता है, एनएससी और बीएससी का, इसको याद रखिएगा। ठीक है, फाइनल सेटलमेंट प्राइस जैसे फ्यूचर में होता है वैसे ही इसमें भी जिस प्राइस में स्पॉट प्राइस या कैश प्राइस में जहां पे सेटलमेंट होगा सेम ऑप्शन भी उसी प्राइस पे सेटल होता है। ट्रेडिंग आवर 9:15 to 3:30 होता है। ठीक है, मंडे टू फ्राइडे। ओके, और इसमें भी ट्रेडिंग हॉलीडे और क्लियरिंग हॉलीडे मार्केट पार्टिसिपेंट को इन्फॉर्म किया जाता है एनएससी एंड बीएससी के द्वारा। ठीक है, एनी क्वेश्चन टिल हियर?